नाजरीन आदाब। आवाज़ डिवाइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि फ़िल्म जगत यानी तफरीही सनत से जुड़े हुए या तफरीही सनत में भी क्या मुस्लिम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं या नहीं हैं। बल्कि अगर हम बॉलीवुड की तारीख़ पर नज़र डालें तो हमारे सामने ये आता है कि राइट फ्रॉम दिलीप कुमार साहब से लेकर और शाहरुख खान तक न सिर्फ ये कि फ़िल्म जगत में मुस्लिम चेहरों की नुमाइंदगी रही है बल्कि उनका एक आला तरीन मकाम रहा है। वहीं अगर हम म्यूज़िक की दुनिया में बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से लेकर और ए.आर. रहमान तक एक बड़े नुमाइंदा नाम हैं जो पूरी दुनिया में अपनी मौसीकी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से इससे जुड़ी हुई सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो गीतकार हों, चाहे वो कहानीकार हों, साहिल लुधियानवी से लेके और शकील बदायूनी तक और आज के ज़माने तक नए नए चेहरे बॉलीवुड में हमें नज़र आते हैं। इसी तरह मीडिया जगत की अगर हम बात करें तो मीडिया जगत में भी मुसलमानों ने अपनी मेहनत और अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नाम रोशन किया है और कोई ऐसा देश का प्रोमिनेंट टीवी चैनल या ऐसा अखबार नहीं है उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी में जिसमें कोई बड़ा नाम मुस्लिम समाज से न रहा हो। लिहाजा आज हम इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ भी किसी तरह का तुष्टीकरण या किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना होता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज 3 ख़ास मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जिसमें एक बॉलीवुड के चमकते हुए सितारे और इंतहाई सीनियर एक्टर मोहतरम नासिर अब्दुल्ला साहब हैं। हम उनका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से फिल्म क्रिटिक के रूप में मीडिया जगत में जाना माना नाम मोहतरमा राना सिद्दीकी साहिबा का है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह एक नौजवान रिसर्च स्कॉलर जामिया मिल्लिया से जिन्होंने वीमेंस स्टडीज़ में काम किया है और मीडिया में काम किया है MCRC से मिस रेशमा रहमान साहिबा हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम नासिर अब्दुल्ला साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतना लंबा सफ़र है बॉलीवुड के अंदर, क्या इसमें कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके मज़हब की वजह से या मुसलमान होने की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा, या आपको लगा कि आप मुसलमान हैं इसलिए तरक्की के रास्ते में वो रुकावट हो सकता है? जनाब, जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं हुआ। उस ज़माने की बात भी और थी। मैं 87 में बॉम्बे गया था दिल्ली से, तो मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि क्या करना है और एक्टिंग का तो ख़्याल दूर तक नहीं आया था। लेकिन ये जो इश्तिहारात का मामला था कि इश्तिहारों के लिए ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, री-एक्टिंग करनी पड़ती है कि भाई सर में दर्द हो रहा है तो 2 सेकंड के लिए सर को दबा दिया और माथे पे तेवड़ी ले आए कि भाई बहुत अपना तकलीफ़ में है। फिर बीवी आपको सैरेडॉन उस ज़माने में देती है अपना चाय के कप के साथ और आप फिर ठीक हो जाते हैं। तो अगला सीन होता है कि हम जहाँ मुस्कुरा रहे हैं और बीवी से कह रहे हैं चलो बच्चे को लेके घूमने चलते हैं इंडिया गेट, और फिल्म ख़त्म। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई ये तो बड़े आराम की बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो खैर वो अलग बात थी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। काफ़ी देर बाद जाके जब मैंने एक फ़िल्म की थी दिल आशना है, जो कि शाहरुख खान की पहली फ़िल्म थी, लेकिन उसको देर हो गई थी अपना बनने में, तो उनको उसमें इंट्रोड्यूस होना था तो मुझे होना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक और इतनी देर में फ़िल्म कर ली थी। तो कुछ ऐसा मामला हो रहा था कि उस वक्त राइट्स का मामला हो गया था, तो वो जो बाल ठाकरे साहब ने इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, तो वो जो उसका जो फ़िल्म का जो कार्ड आता है उसमें मैं गायब था, शाहरुख थे। तो शाहरुख तो खैर ही वाज ऑलरेडी ऑन द वे टू बिकम। तो खैर मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और अभी तक किसी से पूछा भी नहीं कि भाई क्यों मेरी फोटो नहीं थी, बिकॉज इट वाज अ 4 हीरो फिल्म। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आया, थोड़ा सा देखने में आया कि इन 10-12 सालों में थोड़ी सी इसके ऊपर कुछ सियासत हुई है और थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई है मुसलमानों के बारे में, थोड़ी बहुत। अगर उनसे कोई गलती हुई है ऐसे किसी इंटरव्यू में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, प्रिटी मच नॉट एट ऑल।
और मैं बहुत ही अनश्योर आदमी था, मुझे मालूम नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, सो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दैट। वेरी गुड। राना साहिबा, चूँकि आप बहुत नज़दीक से फिल्म जगत को और मीडिया को, दोनों को, एंटरटेनमेंट के जो डिफरेंट शोबे हैं उसको देखती रही हैं, उस पर लिखती रही हैं, और इस तरह देखती हैं कि आपके कलम या आपकी नज़र से फिर लोगों को देखने की आदत पड़ जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस इस बारे में, बीइंग ए एक्टिव पार्ट ऑफ मीडिया, क्या कहता है कि इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन है या सलाहियत आपके अंदर है तो फिर कोई नहीं रोक सकता? वैसे यू सेड इट, बात यह है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन अर्ली 90s से मिड 90s से कवर कर रही हूँ, और एक बात बहुत खुल के कह देना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जो है कमर्शियल इंडस्ट्री है नंबर 1, और उसमें कोई भी फिलैंथ्रोपी और चैरिटी के बेस पे कोई किसी को काम नहीं देता, वो स्किल और टैलेंट के बेस पर देता है। और न सिर्फ मुसलमानों में, अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो न सिर्फ उनके अंदर टैलेंट है और एडजस्ट करने की सलाहियत है, बल्कि चूंकि ये कमर्शियल इंडस्ट्री है और मुसलमान एक पसमानदा तबका आप कह लीजिए, लोअर स्टेटा पे रहा है, तो वही टेलर है, वही डिज़ाइनर है, वही पंचर बनाने वाला है, वही स्पॉट बॉय है और वही अपना डिलीवरी बॉय है। तो एक तरह से इंडस्ट्री की मजबूरी भी हो जाती है कि हर कोई या तो अब्दुल्ला है या तो समीर है ना। और इसके अलावा जो एक राइटिंग की स्किल आई है उर्दू जानने की वजह से मुस्लिम्स में, इस वजह से जो शायरों की और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जो कतार बन गई वो भी बहुत नेचुरल थी। तो मैंने हमेशा यही नोटिस किया, मैं जब किताब लिख रही थी इस सब्जेक्ट पर, उसमें बहुत सारे लोगों से बात हुई तो ज़्यादातर लोगों ने यही बात की कि जैसे नासिर साहब कह रहे हैं, मुसलमान हैं नासिर, इस वजह से उनको काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है जी। अगर नासिर के अंदर वो टैलेंट है जो कि इस फिल्म में दरकार है, तब उन्हीं को काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नासिर को हटा के उन्होंने किसी अक्षय खन्ना को दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि फिलैंथ्रोपी और चैरिटी और कनेक्शंस के बेसिस पर सिर्फ एक वक्त तक ही काम दिया जा सकता है। बहुत सारे जैसे बहुत बड़े हीरोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेती अगर, वैसे भी सब लोगों को मालूम है, उन्होंने अपने बेटों को, भतीजों को, सबको मौका दिया कि भाई कनेक्शंस है, एंड वी हैव अ ह्यूज प्रोडक्शन हाउस। काम देने के बाद वो दूसरी तीसरी फिल्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टैलेंट नहीं था। अल्टीमेटली दे हैड टू रिजॉर्ट टू द पीपल विद टैलेंट, फिर वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। तो ये फैक्ट है। देखिए रेशमा, आप एक चूँकि नौजवान रिसर्च स्कॉलर हैं और आए दिन इस तरह के हंगामे होते रहते हैं कि किसी की फ़िल्म बाइकआउट की जानी है, किसी का कुछ है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट की बातें भी होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो सुबह का उजाला है उसे आखिर कौन रोक पाता है। तो दोनों चीज़ें, जैसा राना साहिबा ने कहा कि अगर किसी का डोमिनेशन भी है बॉलीवुड में और वो चाहे कि वो अपना उत्तराधिकारी अपनी औलाद को बना दें अनलाइक नेताज, तो ऐसा उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जबकि उसकी औलाद में वो सलाहियत नहीं है। जबकि हम पॉलिटिक्स में और अदर जगहों पर ये देखते हैं कि वहाँ वही डोमिनेशन काम आता है, सलाहियत हो ना हो। तो इस सिलसिले में आज के नौजवानों को किस तरह से इस इंडस्ट्री की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना चाहिए और कदम बढ़ाने चाहिए? जी, आपका सवाल बहुत ही रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ और करेंटली मैं जयपुर में थी और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 लड़कियाँ पढ़ती हैं और मैं तकरीबन वहाँ पे 1 मंथ थी और वहाँ पे 99% जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियाँ। उनके साथ मैं उस डिपार्टमेंट में इकलौती मुस्लिम लड़की थी। लेकिन आप जब कहेंगे कि वहाँ पे काम करना, क्योंकि मेरा काम जो है बेसिकली मैं वुमेन इन मीडिया पे हूँ और तकरीबन मैं 5 से 6 साल से देख रही हूँ और बहुत करीबी से देख रही हूँ। वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जितना मुझे सपोर्ट मिला या जो भी मैं विमेन इश्यूज़ को लेके, क्योंकि विमेन इश्यूज़ क्योंकि मेरा फील्ड है तो मैं उस पर बात कर रही थी, या जो भी जैसे बहुत सारी लड़कियाँ जो स्कॉलर्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स की हैं, जो इवन मास कम्युनिकेशन की भी हैं, तो एज सच ये जो एक प्रोपोगेंडा के तौर पर मैं इसे देख सकती हूँ। लेकिन जिसका जो टैलेंट है वो बंदा कामयाब हो ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की या फिर सोर्सेज की, जैसे मैडम ने भी कहा कि आपको एक अप्रोच, एक पुश फैक्टर चाहिए होता है, तो पुश फैक्टर के लिए वो हर फील्ड में है, चाहे मैं एकेडमिक में हूँ, आप इंडस्ट्री में हैं या आप बॉलीवुड में हैं,
पुश फैक्टर की ज़रूरत सबको पड़ती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है एज सच जो है, आपका अगर टैलेंट है, क्योंकि स्कॉलर को भी एक टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, आप कॉपी पेस्ट करके रिसर्चर नहीं बन सकते हैं। इसी तरह से एक्टर भी है, वो बहुत देर तक किसी बैकग्राउंड से आके सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इसके लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, वो हर फील्ड में ज़रूरत होती है। तो ये जो है मेरा खुद का ही मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसा काम नहीं करेगा, बैकग्राउंड काम नहीं करेगा, आपका टैलेंट ही है, उसके लिए रिलीजन जो है एक फैक्टर कहीं नहीं है। मैं एक कुछ बात कह सकती हूँ, ये बात भी सच है कि हम इसे ज़बरदस्ती शुगर कोट ना करें कि पिछले 2000 से कुछ चीज़ें आई हैं जो इसको कहते हैं ना फिल्टरेट हुई हैं, इनफिल्ट्रेट हुई हैं चीज़ें, और ज़बरदस्ती एक डिवाइड भी क्रिएट किया गया है और लोग डिवाइड भी हुए हैं, लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट। लेकिन उसके अंदर ये नोटिस किया है मैंने, जब मैं मुस्तकिल लोगों से बात करती हूँ, मैं नाम ही ले सकती हूँ, मधुर भंडारकर हैं, या वो कुछ लोग हैं जिन्होंने लिटरली ये दिखाया कि हम एक पर्टिकुलर थॉट से आते हैं, वो पर्टिकुलर थॉट जो अभी रूलिंग रिजीम का है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब वो उस पर्टिकुलर रूलिंग रिजीम की तरफ अपने आप का रुझान दिखाते हैं, तो इंडस्ट्री इन ए वे उनको कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा साइडलाइन कर देती है कि प्लीज़ एक अनुभव सिन्हा ले लीजिए, और एक दूसरे मधुर भंडारकर भी मेरे दोस्त हैं, अनुभव भाई, तो उनको मैं बड़ा मानती हूँ क्योंकि एमयू से हमारे सीनियर हैं। अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में वो सेकुलरिज्म है ना, से भाई जानते हैं कि अल्टीमेटली पीपल ड्रॉ देमसेल्फ टुवर्ड्स अनुभव सिन्हा देन मधुर भंडारकर, क्योंकि वो सही बात कर रहे हैं। ये बड़ा कमाल है इसके अंदर। ये भी सच है कि जो इनफिल्ट्रेशन हुआ है एक पर्टिकुलर फिलॉसफी या पॉलिटिकल थॉट को घुसाने की कोशिश की गई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है और वो उसको दिखा भी रहे हैं कि नाउ वी एग्जिस्ट, यू गेट लॉस्ट। बट अल्टीमेटली आप चाहे पठान की सक्सेस को कह लें, मैं तो ये कहूँगी कि पठान की सक्सेस जो है ऑडियंस की वजह से है, लेकिन मोहब्बतें जो हैं खुद इंडस्ट्री के लोगों ने भी दिखाई, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंशियल्स ने भी, कि भाई ये हमारा सेलेबल हीरो है, प्लीज डोंट टच इट। तो अल्टीमेटली यू फॉल बैक ऑन योर फेस। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो एक बड़ी तादाद है, इस सब के बावजूद, जो एक शेर मुझे याद आता है कि जुल्मतों में आंधियों की साजिशों के बावजूद रोशनी कम सही लेकिन दिया चलता तो है। क्या बात। बॉलीवुड हमेशा जब भी इस तरह के कोई इशू आए हैं, चाहे वो 2000 के बाद जिसका जिक्र किया, या छोटी मोटी इस तरह की जब भी चिंगारी आती है, तो न सिर्फ ये कि जो बॉलीवुड की मेजॉरिटी है वो सच्चाई के साथ खड़ी होती है, बल्कि हमने फिल्म पठान के रिलीज़ पर यह भी देखा कि जब कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए, तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम इन कमांड ने उसमें डिसीज़न लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आला तरीन क़यादत है वो उसके सपोर्ट में आई और फिल्म सुपरहिट हुई। तो ये आपको लगता है कि ये एक उम्मीद है जो इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएगी? जो वहाँ का एक कंपोजिट कल्चर है वही उसकी ताकत है। हाँ, मेरा ख्याल से कुछ ऐसा हो गया कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप गलत आइडिया लेकर के अपना चलते हैं किसी फिल्म पर हमला करने का, और उसमें जो इंटेंशन, एक्चुअली इनर इंटेंशन जो होती है वो ये थी कि कुछ लोगों को सबक सिखाना। तो जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ ये रूट लिया था, उन्होंने ये तक कहा, जो अपना पहले साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे भगवा रंग की बदनामी हो रही है, अपमान है, और हमारे साधु संतों के ख़िलाफ़ है। और फिर ये भी बोल दिया कि वो दीपिका पाडुकोने भी गई थी JNU। मतलब दे वांटेड टू किल, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, दे वांटेड टू किल 2-3 बर्ड्स विद वन स्टोन, विच इज़ अनफेयर। तो उससे फिर पब्लिक को भी अंदाज़ा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। एक हमारी एक ही सोर्स है एंटरटेनमेंट का, उस पर इतनी बिला वजह की आपत्तियाँ आ रही हैं, इल्ज़ाम आ रहे हैं, पूरे भला कह रहे हैं लोगों को, और कहाँ से कहाँ बात पहुँच रही है, और कितनी मतलब एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। मैं गया आर्ट डिबेट पे और मैंने तो धाड़ खूब लड़ाई की इसके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि फ़िल्म इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ बिला वजह के, अगर किसी ने गलती की है तो मैं उनके ख़िलाफ़ बोलूँगा, लेकिन मैं, माई हार्ट इज़ ओपन, आई स्पीक the truth and I just want to speak the truth, so I don't belong to any party of any kind. I don't even speak for the film industry. मतलब उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि हमें डिफेंड करो, मैं खुद सेल्फ अपॉइंटेड हो गया, मैं खुद, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं बोल गया। लेकिन आपने जो मुसलमान होने की बात कही थी अर्लियर, उस पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सही ऑनेस्ट वाक़या याद आया। दिल आशना जो है शाहरुख खान की
की पहली फिल्म. सो आई वॉज वन ऑफ द हीरोज इन दैट. इट वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट फिल्म और उनकी भी पहली फिल्म थी. तो मुझे रोल कैसे, मेरा शूटिंग शुरू हो गई थी. मैं हेमा मालिनी से मिलने गया तो महीना भर निकल चुका था शूटिंग का, तो सब कुछ हो चुका था. तो मोहसिन खान वाज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, हैड मैरिड रीना रॉय एंड ही वाज, वो हमारी फिल्मों में आ रहे थे, उनका मन रहा था. लेकिन शिवसेना वाले उनसे इस बात से राज़ी नहीं थी कि भाई पाकिस्तानी शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन इंडिया, एंड दैट आई अंडरस्टूड. तो मुझे हेमा मालिनी ने हल्का सा हिंट दिया, उसके एक आध सीन भी हो चुके थे कि हाँ अगर मोहसिन खान नहीं करता तो शायद ये वो, बट शी सेड अगली फिल्म में आपको मैं ज़रूर लूँगी, एंड शी लाइक मी. मैंने उनको ये भी कह दिया था कि मेरी शबात आपके हस्बैंड से मिलती है. जो कि सही बात है, क्योंकि और लोगों ने कहा था. तो फॉर्चुनेटली जैसे आप हंसे हैं वैसे ही वो हंसी, विच मीन्स ऐसी कोई बात नहीं थी. था एक ज़माने, अब मेरी जो शक्ल है वो गद्दाफी से मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं. तो और उन्होंने बाद में मुझे फिल्म, अच्छा तो खैर था, क्या हुआ कि मोहसिन खान, नॉट बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम बट ही वाज अ पाकिस्तानी मुस्लिम, दे वांटेड हिम आउट. So she had to let go of him. Because he went, I got the part. So as a Muslim, I got the part because I had the look. She liked me, but she could not use me क्योंकि casting हो चुकी थी. But I got the part because Mohsin Khan was not allowed to work here. So one man's food is another man's poison, जो अंग्रेजी की कहावत है. और आप इंडियन मुस्लिम हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको. प्लस हेमा मालिनी लाइक मी एंड हर मदर ऑल्सो लाइक मी. और उन्होंने बाद में मुझसे ये भी कहा कि हाँ आपकी धर्मजी से शक्ल मिलती है, शशि कपूर से भी मिलती है. 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, 91, लॉन्ग टाइम अगो. तो इस वक्त आपको यकीन नहीं आ गया, लेकिन उन्होंने खुद कहा मुझसे. फिर उन्होंने एक और बात कही कि आप धर्मजी की ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखें, 1960 की, 70 की. शी सेड अब वो जो कुछ कर रहे हैं सब बंडल है. अच्छा, अमेजिंग मोमेंट. he has given you another topic to write on. अच्छा, ये इस बात से तो खैर मैं एग्री करता हूँ. और कि जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, जाहिर है कि अगर टैलेंट हमारे यहाँ पर ख़ुद है और हमारे यहाँ के लोग ख़ुद क्यों में लगे हुए हैं. खैर मोहसिन खान का तो बैकग्राउंड भी नहीं था, वो क्रिकेट के बैकग्राउंड से आए थे. लेकिन इंडियन बॉलीवुड में बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल को भी सिंगिंग का भी मौका दिया गया है, एक्टिंग का भी मौका दिया गया है. और ये एक बिग हार्टनेट है कि जो अच्छा टैलेंट था उसको एक्सेप्ट किया. और मैं उस बात से भी एग्री करता हूँ जो अभी जावेद अख्तर साहब ने कहा कि भाई हमने मेहदी हसन साहब के और बहुत सारे लोगों के जश्न मनाए, और ग़ुलाम अली साहब के, और ग़ुलाम अली साहब को भी सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद लता जी या इस तरह के जश्न वहाँ नहीं हुए. वो तंग दिली हो सकती है, जो कि होना चाहिए था आर्टिस्ट को, और इसको न बांटा जाए. इस एंगल को आप किस तरह से देखती हैं कि हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक लंबे समय तक जाहिर है, और बहुत सारे लोग जो यहाँ के नेशनल रहे वो भी कहीं ना कहीं पैदाइशी दिलीप साहब और दत्त साहब, और एक बड़ी जो ऊपर वाली क्लास थी वो तो मैक्सिमम लाहौर से या उधर जी उधर से आए थे. तो ये भी एक बड़ी मिसाल है बॉलीवुड के सेकुलरिज्म की, कि उन्होंने न सिर्फ यहाँ के बल्कि पाकिस्तानी नेशनल्स तक को भी काम दिया. ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से. राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, हमने ख़ुद उनका इंटरव्यू किया. उन्होंने ये कहा कि जितनी मोहब्बतें मुझे अपने मुल्क में मिलती हैं उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत आपने मुझे दी है. ये सही है. और उन्होंने बहुत छोटे से ग्रीन रूम में पूरे गाने हम लोगों को सुनाए. ये बात है. ग़ुलाम अली साहब से आज तक बात होती है, वो ये कहते हैं, वो बिटिया कहते हैं, हम जैसे मतलब हम जैसे उम्र के लोगों को, और कहते हैं कि हिंदुस्तान से जितनी मोहब्बत मिली है उसकी कोई मिसाल नहीं है. इसमें कोई शफ़क़त, अमानत अली, बहुत सारे लोग हैं. ये बात सच है. और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बवाल मचा था कि वहाँ के लोगों को हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इन ए वे मिल रहा है, और हमारे यहाँ पैसा बहुत है इंडस्ट्री में. And it is important also because it runs a huge part of the economy. इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड से आता है. तो हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ चांस क्यों नहीं मिलता? तो वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ था. असल बात यह है कि उनकी थिएटर इंडस्ट्री उनके फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा बड़ी. उनकी फिल्म 5 अगर सालों में बनती है तो उनके थिएटर कम से कम 500 बनते हैं. यहाँ के लोग वहाँ के थिएटर नहीं करते थे. टीना वछानी का रूट्स टू रूट करके एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ लाती थी और यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाते थे. तो
बात यह है कि हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ चांस इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उनकी बिल्कुल ही लोअर लेवल पे थी। वो खुद भी कहते हैं कि ना हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, पैसा बिल्कुल, पैसा थिएटर में उनके ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में भी ज़ीरो, लेकिन हाँ उनकी कहानियाँ बड़ी मजबूत होती थी। और जहाँ तक फिल्म संगीत का सवाल है, वहाँ के ये मानना पड़ेगा कि वहाँ के जो सिंगर्स हैं वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके राइटर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उन्होंने हमारी फिल्मों को अपनी फिल्मों से ज़्यादा सराहा है। अब कभी भी कोई पाकिस्तान की कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, कोई छोटा कुछ भी देख लेंगे, लड़कियां गा रही होंगी, डांस कर रही होंगी, सबके सब हिंदुस्तानी गानों तो मोहब्बतें तो बहुत मिली। ये हो सकता है इन्हें फॉर्मल वे सेलिब्रेट नहीं किया गया हो, लेकिन मोहब्बत तो हिंदुस्तानी फिल्मों को और हिंदुस्तानी एक्टर्स को बहुत मिली है। जब नूरजहां से मिलने दिलीप कुमार यहाँ से गए थे, तो दिलीप कुमार ये साहब की हिस्ट्री में ये पहला वाकया है कि उन्होंने किसी को इंटरव्यू किया, वो नूरजहां थी, वो बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ी मोहब्बतें दी। बड़ी इज्जत मिली, बड़ी। रेशमा, इसी तरह मीडिया का मामला है कि मीडिया में भी जो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपनी जगह बनाई है, चाहे आज का मीडिया हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चमकते हुए चैनल हैं, चाहे उन पे प्राइम टाइम के लोगों को देख लीजिए, चाहे रूबिका लियाकत हों, चाहे आरिफा खानम हो, चाहे और दूसरे लोग हों, जावेद अंसारी हों, मैडम है, और डिफरेंट लोग अलग अलग वक्त में जो रहे हैं, तो वहाँ भी जो नुमाइंदगी है, चाहे वो कैमरे पर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, उस जगह पर भी मुसलमानों की बहुत मजबूत नुमाइंदगी नज़र आती है। उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कहीं मीडिया इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके अंदर सलाहियत है तो उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जी, आपने बखूबी कहा है कि मुझे ख़ुद भी लगता है और मैंने देखा है पर्सनली, मैंने मीडिया को देखा है, इलेक्ट्रॉनिक हो, रेडियो हो या प्रिंट हो, मेरा विज़िट रहा है यहाँ पे, और मैंने देखा है कि रेडियो में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं मुस्लिम वेमेन, जिसमें मैं नाम भी ले सकती हूँ जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उनके साथ काम भी मैंने किया है। जैसे रेशमा हैं, वो रेडियो में बहुत बहुत बड़ा नाम है, हिना है वो बहुत बड़ा नाम है, अर्जुमन अली ख़ान है वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, साइमा को आप सुनते हैं, ये सारे वो फेसेस हैं जिनको आप रेडियो के थ्रू सुन रहे हैं। लेकिन नावेद हैं, वो भी फेमस हैं। तो ये सारे हैं जिनने रेडियो में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि अभी करेंटली जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की हम बात करते हैं, मगर जब मुस्लिम्स रहे हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ासकर जो ख़वातीन रही हैं, कि बात जब महिलाओं की आती है ना, हम सोचते हैं मुस्लिम वेमेन बहुत पीछे हैं, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती, हो सकता है कुछ हद तक वो दिखती नहीं है, लेकिन जब हम बात मीडिया की करते हैं तो रेडियो में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं तो आपको समायरा खान मिल जाएंगी, आरिफा खानम शेरवानी मिल जाएंगी, ये तो वो फेमस है जो आपको दिख रहे हैं फेस, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आप जाके देखेंगे, सबसे पहला दूरदर्शन का वो जो नाम पुरानी सलमा शाहीन साहिबा है, जो बेहतरीन अपने आप में आइकॉनिक शख्सियत है इस वक्त, अमेजिंग मोमेंट। जी, इस तरह से कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़्यादा रहा है और ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। क्रिएटिव राइटिंग में वेमेन जो है, मुस्लिम वेमेन का बहुत बड़ा रोल है। आप इस तरह प्रोडक्शन हाउस में वेमेन का बहुत रोल है, और ये सब मुस्लिम ख़वातीन हैं। कुछ बैकग्राउंड में हैं, कुछ आपको फ्रंट में दिख रही हैं, तो फ्रंट वाले को सब पहचानते हैं। अच्छी बात कही। मैं कैन आई इंटरफेयर? थैंक यू। ये जो हम हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब, सिंक्रेटिक कल्चर, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ये मानना चाहिए कि अगर आरफा आज कुछ हैं तो वो सिद्धार्थ वरदराजन की वजह से। जी, सिद्धार्थ वरदराजन ने आरफा पर भरोसा नहीं किया होता तो आरफा कहीं नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें सिंक्रेटिक कल्चर को दर्शाती हैं। मेरे साथ मुझे 28 साल हो गए जर्नलिज्म में, बस एक बार ऐसा हुआ कि मुझे खुल के कहा गया कि हम लोग मुसलमानों को नहीं लेते, इसलिए तुम्हारे बरस हमने एक नॉन मुस्लिम जो बिहार के थे उनको लिया गया। इसके अलावा इतने सालों में मैंने राना सिद्दीकी जमा की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देखी मीडिया इंडस्ट्री में। हाल फिलहाल में ज़रूर ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस ने एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस को ले लिया, तो राना सिद्दीकी को नहीं लेंगे, खुद खुल के बोला अभी 2 महीने पहले कि अगर आप राना मेहता होती तो हम आपको प्रोफेसर ले लेते, अगर आप राना सिद्दीकी जमा है तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये बात अगर कोई खुल के कहता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि आपका एक फेक फेस है कि नहीं हम सबको एक सा मानते हैं। जी। लेकिन आप बेसिकली आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं और सामने आपका फसाद इस तरह के है कि हम
शेयर्ड को एग्जिस्टेंस में यकीन रखते हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद आएगा जो मेरे कहते हैं सच्चा दोस्त वो होता है जो सामने से वार करता है। जी जी। तो ये फैक्ट है कि इतने सालों में मेरे साथ 2 जगह पर ऐसा हुआ है, इससे आगे पीछे कभी नहीं हुआ। द हिंदू जैसे बड़े अखबार में मैंने काम किया है, कभी द ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबारों में काम किया है, अरब न्यूज़ में किया है, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन इसकी वजह से, मुसलमान होने की वजह से तो नहीं है, ये सच। अच्छा, उसके साथ दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैम ने कही कि जितने लोगों ने ब्रेक दिए हैं, ये जो चेहरे नज़र आ रहे हैं इनके पीछे, उन लोगों को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हमारे टैलेंट पर भरोसा किया। और ऐसी अनेक मिसालें हैं, खुद चाहें वो हमारी अपनी ज़िंदगी में हों, आपकी ज़िंदगी में भी होंगी, आपकी भी होंगी, कि ज़्यादातर मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस पर भरोसा बजाय ये कि उस मज़हब का इंसान करता हो या उस ज़ात का जिससे आपका ताल्लुक़ है, बल्कि दूसरे मज़हब का इंसान, मेजॉरिटी का, तो इन चेहरों को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो हमारे बिरादरान वतन हैं उन्होंने हमेशा अपने बड़े दिल का उसको एक्सेप्ट करने में या बढ़ाने में और भरोसा करने में मुजाहरा किया। चूँकि आप स्टूडियो में बांसुरी भी लेकर आए हैं और जाहिर है कि इस वक्त ये होली का भी महीना है और म्यूज़िक, तो एक कोटेशन मैंने एक जगह अंग्रेज़ी का था कि इफ़ म्यूज़िक इज़ योर रिलीजन नाउ द गेट्स टू हेवन आर ओपन। क्या बात। तो जाहिर है कि जो मौसीकी है वो दिलों को जोड़ती है, और आप अगर हमारे नाजरीन को इसको प्ले करके भी दिखाएं तो वो जो आपका एक जो आपके किरदार की एक ब्यूटी है आपके चेहरे की तरह आर्ट की, वो भी हमारे नाजरीन उससे भी महसूस हो सकते हैं। जनाब, हाँ, थोड़ा वक्त तो आता है। मैं जितनी देर में आप बांसुरी उठाए, मैं एक बात और कह सकती हूँ। बिल्कुल। मेरे बहुत से बॉस, आप शुरू कर दें। नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे बॉसेस रहे हैं जो मुसलमान थे। अक्सर और पेशतर ऐसा हुआ है, उन्होंने जानबूझ के मुझे एक लेयर लो किया और ये कहकर लो किया कि अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा तो वो ये समझेंगे कि मैं सेक्युलर नहीं, मुसलमान की वजह से। जी जी, ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो ये सोच के हम लोग भी एडजस्ट कर लेते थे कि ठीक है, अगर किसी कुमार को मेरी वजह से आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है हम तो इसी तरह समझेंगे उसे। अफसोस तो होता रहा, लेकिन कहा गया कि नहीं, मुझे सेक्युलर दिखना है, इसलिए दूसरे रिलीजन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और डिफरेंट फील्ड में आप चाहे पॉलिटिक्स में जितनी मुस्लिम लीडर्स को आप देखेंगे उनको किसी ना किसी नॉन मुस्लिम लीडर ने प्रमोट किया। इसी तरह डिफरेंट टैलेंट्स को आप जो देखेंगे, और इसी तरह हमारे जो स्टूडेंट उन डिसिप्लिन्स में जाते हैं जिसमें सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, यानी उर्दू, अरबिक, पर्शियन के अलावा, उनमें पहले अपॉइंटमेंट उनका होता है क्योंकि उनका जो मेंटर है वो नॉन मुस्लिम होता है, और वो उनकी सलाहियत को रिकग्नाइज करता है, उनको आगे बढ़ाता है। और जबकि हमारे यहाँ वाला जो है वो ज़्यादातर अपना बैग ढुलवाता है, अपनी चाय अपने घर के काम लेता है, और यूजीसी से प्रोजेक्ट लाने के बाद उनको थोड़े से पैसे देने के बाद उसका इस्तेमाल करता है। एकेडमिक्स में भी ये बहुत है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री में ऐसा कम है, बल्कि एकेडमिक्स में डिस्क्रिमिनेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यहाँ पे मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगी प्लीज़। देखिए, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनका नाम है डॉक्टर हितेंद्र सिंह राठौड़, और उन्होंने मुझे, मतलब बहुत सी लड़कियाँ थी, इंटरव्यू फेस किया था, सब ने किया था, उसमें मैं इकलौती मुस्लिम थी। तो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें पैनल में थे, उन्होंने मुझे चूज़ किया, उन लड़कियों में से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखें कि आपको पुश करने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम रिलीजन का हो। अब एक चीज़ और ऐड करूँगी, रवीश कुमार, हर कोई जानता है रवीश कुमार का। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत इमोशनल, जब वो फॉरेन में थे, यूएसए में थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो है चिट्ठियाँ जब मैं पढ़ता था और छाँटता था, उस टाइम पे एक कोई मुस्लिम लेडी जो होंगी, जर्नलिस्ट होंगी, बहुत फेमस है, वो फॉरेन में रहती हैं, उसने अगर मुझे पुश नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो आज आप मुझे रवीश कुमार के नाम से नहीं जानते। और ये तो होना ये चाहिए, हमारे जो कंपोजिट कल्चर का एक पार्ट है, ये ब्यूटी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यही हिंदुस्तानियत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे, और ये मुझे लगा कि कहना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात थी। राणा जी की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि द इंडस्ट्री स्पेशली it only looks at the fact that आप में वो चीज़ है या नहीं. You have the talent or you have the looks. I had the looks, I got lucky. I didn't have the talent as an actor for a long time. नहीं,
सच्ची बात थी। मैं बौखला जाता था, उसके बाद मैं हकला जाता था, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती फिल्मों के लिए, एक्टिंग के लिए, कि आप अटक जाएं तो फिर डायलॉग नहीं होता। तो मैं इश्तिहार किए, मैंने 25 साल में इश्तिहारों में लगा रहा, बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आया, आराम की ज़िंदगी, दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था ज़्यादा। तो आई स्टेड, बट एब्सोल्युटली 100% राइट, that is the film industry. They also try to help those who have a reference, who are the sons of Amitabh and Mithun Chakravarti and Wahida Rahman or whoever. You know, they will give you a chance, and they will, and if it doesn't work, they're fine. Then you're gone, yes, and it's true, fine. true. This is the way. So they're not a corrupt industry as it is being alleged at times. Right. तो गाने कौन सा, मैं एक गाना है, इट्स रोमांटिक सॉन्ग, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मैं अपने स्टाइल से गाऊंगा तो लगेगा ठीक से आता नहीं है मैं, लेकिन मैं जान के इसलिए गा रहा हूँ लो स्केल पे कि ज़्यादा आवाज़ इधर उधर ना गूंज जाए, आपसे दूर हो जाऊँ थोड़ा ताकि आपको ज़्यादा थैंक यू। बहुत खूब नाजरीन, जैसा आपने आज की गुफ्तगू में हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के ज़रिए सुना कि अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं तो बहुत वक्त तक आपकी सलाहियतों पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसी हिंदुस्तान में एक आम परिवार से उठने के बाद एक शख्सियत मिसाइल मैन बनती है और वो देश के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति पर पहुंचने वाली शख्सियत APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की APJ अब्दुल कलाम की होती है। इसी तरीके से बॉलीवुड में आज जो तीनों खान हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो, वो वहाँ के हाउस का एक बहुत ही मोतबर नाम बन गए हैं। इसी तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस वक्त AR रहमान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खराज अक़ीदत वसूल कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अगर भारत रत्न से नवाजा जाता है तो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन और दूसरे सिंगर्स ने भी देश के बहुत सारे अहम अवार्ड्स हासिल किए हैं और पूरे दुनिया के अवार्ड्स हासिल किए हैं। कुल मिलाने के बाद नतीजा ये निकल कर आता है कि अगर आपके अंदर सलाहियत है, अगर आपके अंदर हार्ड वर्किंग का जज्बा है, अगर आप कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप अपने टैलेंट को एज ए हॉबी नहीं बल्कि एज ए पैशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अपने हिडन टैलेंट को पहचानिए और जो सलाहियत आपके अंदर इनबिल्ट रखी गई है उसी को निखारने की कोशिश करें, उसी तरफ जाएं। बॉलीवुड ख़ुद अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सिंगिंग ख़ुद अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइटिंग ख़ुद अपने आप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर जावेद अख्तर साहब और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो बुलंदियों पर पहुँचे हैं। इसी तरीके से सिंगिंग में बहुत सारी शख्सियात बुलंदियों पर पहुँची हैं। बस हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ से नफ़रतों का नहीं बल्कि मोहब्बतों का प्रचार करेंगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अगर हम मोहब्बत के साथ सफ़र आगे बढ़ाएंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, गुले गुलजार बन जाएगी, हमें अपना मकाम भी मिलेगा
और हमें उन लोगों की भी फ़िक्र करनी चाहिए जो इस मकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री में अगर गौर किया जाए तो तनासुब के हिसाब से आपको कंपैरेटिवली जहाँ पर दूसरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ SC ST या इस तरह के डिप्राइव सेक्शन से आने वाले लोगों की नुमाइंदगी बहुत कम नज़र आती है। जबकि बॉलीवुड में जिन लोगों ने मकाम बनाया है वो भी मामूली परिवारों से उठकर भी गए हैं, बड़े घरानों से भी आए हुए लोग हैं और मामूली घरानों से भी जो अपने रोज़गार की तलाश में संघर्ष करते हुए गए और फिर वो वहाँ की ज़रूरत बन गए। तो नौजवानों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है जो सितारों पे कमंद डाल सकता है, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो हमें अपने फ़न की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर अपना मकाम बनाना है और जिस दिन आपके अंदर वो सलाहियत होगी, आप वो फ़न अचीव कर लेंगे, आपको न कोई समाज रोकेगा, न कोई सियासत रोकेगी, न कोई ताकत रोकेगी, बल्कि सब के सब आपके एडमायरर, आपके सपोर्टर बन जाएंगे। इसलिए अपनी सलाहियतों को निखारें और उम्मीद के दामन को कभी ना छोड़ें। कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बजाय मोहब्बतों को आगे बढ़ाएं और नफ़रतों को ख़त्म करने के साथ साथ इंडियन कंपोजिट कल्चर को मजबूत करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने साथियों से प्यार करें। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरम नासिर अब्दुल्ला साहब, मोहतरमा राना सिद्दीकी साहिबा और मोहतरमा रेशमा रहमान साहिबा, कि आपने हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छे ख़यालात से नवाजा। इसी के साथ अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। अगले हफ्ते किसी नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ फिर हाज़िर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।